प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से आप लोग नियमित रूप से करते होंगे। तो आज हम जो है ना डिजिटल बोर्ड पर जो है पहली क्लास ले रहे हैं, जो कि वास्तविक संख्याएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं प्रयास करूंगा आपको कि अच्छी तरह से वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन होता है समझने का मैं प्रयास करूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना जब स्टार्टिंग करेंगे तो वास्तविक संख्या जो है ना, सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या आई कहाँ से। ठीक है, संख्या होता क्या है, अंक क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। और तो चलिए हम लोग फर्स्ट में जानते हैं कि ठीक है, ये आपका जो है ना ये संख्याएं हैं। ये ये आपका संख्याएं हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या है क्या, इस सब चीज के बारे में। तो उनसे भी पहले हम लोग जान जाते हैं कि ठीक है ना, अंक क्या है, जिसको इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है, अंक। ठीक है, मतलब संख्या बनाने में हम लोग जिसका उपयोग करते हैं ना उसे अंक कहते हैं, डिजिट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। कि संख्या, समझे कि नहीं, मतलब जो है ना संख्या को बनाने में जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक जो होता है ना, अंक ये आपका ना 10 होते हैं। जीरो हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल अंक जो है ना कितने हैं, 10 है। कितने हैं, 10 है। और इसी 10 अंक से जो है ना संख्याएं बनती है। अब जैसे यहाँ पे एक पर जीरो दे दें तो 10 हो गया, एक पर डबल जीरो दें 100 हो गया। उसी तरह से एक पर 2 दे दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए ये सब क्या है, संख्याएं। ये सब क्या है, संख्याएं बन रहा है। जैसे 3 पे 4 दे दें 34 हो गया। इस पे यदि यहाँ पे 34 पे 5 दे दें तो आप कितना हो जाता है, 345। तो ये सब क्या होता है, संख्याएं बनती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे संख्याएं। तो तो संख्या जिसका हम लोग, ठीक है ना, जिसका उपयोग हम लोग मापने, गिनने, बराबर, नामकरण आदि का उपयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, तो संख्या का जो है ना समझने से पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं क्या है। ठीक है, मतलब सम्मिश्र संख्याएं का मतलब होता है कि जो इसमें सभी संख्याओं का मिलन हो या जिसमें सभी संख्याएं सम्मिलित हो वह सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। इसके बाद आपका आ जाता है ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक जिसको रियल नंबर बोलते हैं, ये सम्मिश्र संख्याएं जो है ना इसको दो भागों में बांटा गया है। एक रियल पार्ट और एक आपका इमेजिनरी पार्ट में बांटा गया है। तो जिसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं और इधर वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो हम लोग जो है ना काल्पनिक संख्या जो है ना, मतलब जिसकी कल्पना कर सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इस चीज जिसे ना काल्पनिक संख्या का जो होता है ना, इसको ए प्लस बी आयोटा के रूप में लिखा जाता है। और ए जो है ना, और इसमें एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इस तरह से, रूट माइनस इस तरह से, और ये आयोटा आपका। तो ए जो है ना, ए आपका जो है ना, ए वाला पार्ट जो है ना आपका कौन सा हो जाता है आपका, ठीक है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। और ये आपका जो है ना, ये आपका रियल पार्ट होता है, जो कि इस यही पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, मतलब रियल नंबर को। ठीक है ना, ये वाले हम लोग पार्ट को पढ़ेंगे। ये जो है ना 11th में आ जाता है आपका ये। ठीक है ना, क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर 11th में आता है। तो पर भी हम लोग ठीक है नेक्स्ट के वीडियो में जानेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में। कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन 11th में जाएंगे तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे कि ठीक है ना वास्तविक संख्या।
तो वास्तविक संख्या आप लोग जन्म करते होंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका हो गया, ये देखिए ये तो परिमेय संख्या हो गया आपका, और यहाँ पे ये √5 हो गया, तो दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ठीक है ना, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे वास्तविक संख्या को दो पार्टों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप लोग जानते होंगे परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब इनके बाद इसका जो है ना पार्ट आता है, पूर्णांक आता है, भिन्न आता है, दशमलव आता है। और यहाँ पे जो है ना पूर्णांक को देखिए, यहाँ पे पूर्णांक को पूर्णांक जो होता है ना, इसमें ऋणात्मक हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव जो होता है, और होल नंबर होता है, इन सब जो है ना ये सब पूर्णांक के अंदर ही आता है। और इसके बाद आपका जो है ना पूर्ण संख्या से आपका आता है शून्य आ जाता है, प्राकृत आता है, और प्राकृत से आपका सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और स्वभाज्य संख्या, ये सब संख्याएं निकली हुई है। तो इन सब को हम जो है ना विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, या आगे हम लोग जानेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन में आपका उचित प्रॉपर और अनुचित इम्प्रॉपर, मतलब इससे दो कंडीशन आते हैं। इसके बाद यहाँ आपका दशमलव है, दशमलव से शांत और अशांत आता है। तो उम्मीद है कि ये आपका जो है ना स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग जो है ना कॉपी में अच्छी तरह से बना लीजिए। तो अब लोग हम जो है ना विस्तार से जानेंगे कि संख्याएं, अंक सब क्या है। तो चलिए यहाँ पे सौमिश्र संख्याएं लिखे हैं। तो सौमिश्र संख्याएं जो है ना आपका, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, और काल्पनिक संख्या, अभी इसके बारे में आप चर्चा किए। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा काल्पनिक संख्या के बारे में जाने। आपको पहले भी हम बताए थे कि ठीक है ना, थोड़ा विस्तार से जानेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा जानेंगे, क्योंकि 11th में जाएंगे तो इसको विस्तार से जानेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर जो है ना आपका, ठीक है ना, जिस संख्या की सिर्फ कल्पना की जा सके, जिस संख्या की सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं, और उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अर्थात जिसका मान संभव नहीं होता है वह काल्पनिक संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है ना। काल्पनिक संख्याएं को अवास्तविक भी संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे √-2, √-3, √-5, √7/4, √-11/, ठीक है ना, 17। तो ये सब जो है ना, ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक। और इसमें तो चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो गया आगे पीछे, उसको कोई दिक्कत नहीं। पहले आप लोग जो है ना इसको लिख लीजिएगा, तब फिर उसके बाद जो है ना उस इसको जो है ना, हाँ थोड़ा पेज जो है ना, पेज उल्टाने में थोड़ा अति हो गया। तो चलिए पहले हमको अंक पढ़ना, इसका हालांकि इसके बारे में हम बता चुके हैं आप लोगों को भी, कि मतलब डिजिट किसे कहते हैं, वे मूल पर प्रतीक होते हैं जिनसे हम सभी संख्याओं को बनाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, अ, अंक है, और इसी अंक से क्या बनता है, संख्या बनता है। जैसे 1 पर 0 दिए तो ठीक है ना आपका 10 हो गया, डबल 0 दिए तो 100 हो गया, 1 पर 2 दिए तो 12 हो गया। ये सब संख्याएं हैं। अब संख्याएं जिसका उपयोग हम लोग, ठीक है ना, मापने, गिनने, बराबर और आ, नामकरण के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को, ठीक है, वास्तविक संख्या में अंक और संख्याएं जो है ना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि ठीक है ना, अभी तुरंत आप लोगों को बताए थे इससे पहले ही, वास्तविक संख्या है क्या, मतलब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में भी अभी बात की है कि वैसी संख्याएं जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में
लिख सके या लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और ध्यान रखना है कि की इक्वल नॉट जीरो, मतलब जो है ना हर जो है हर के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा यदि होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे में आपका 1/2, 5/2, 3/4, 7/11 ETC, और ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या, मतलब वैसी संख्या जिसे PQ के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में आपका √2, √3, √5, √11, पाई और इत्यादि, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ इससे कुछ पॉइंट या फैक्ट निकला हुआ उसको हम लोग समझते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को दशमलव में बदला जाए तो न तो ध्यान रखना, कहते हैं वो संख्याओं को यदि दशमलव में बदल दिया जाए तो, ठीक है, ना तो ये आवर्त जिसको रेकरिंग बोलते हैं के रूप में आती है, और न ही इसका कोई ठीक है निश्चित अंत होता है। अर्थात, ठीक है ना, परिमेय संख्या अनावर्त मतलब नॉन रेकरिंग तथा नॉन टर्मिटिंग होती है। ये नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिटिंग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा अच्छा से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि क्या है नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे √2 है तो 141 423 562, देखिए इसमें से कुछ संख्या ऐसी है कि रिपीट होते आ रही है, मतलब और ये खत्म भी नहीं होता है, तो ये सब जो है ना अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या, इसकी परिमेय संख्या जो है ना, परिमेय संख्या से तीन पार्ट निकले हुए हैं, पूर्णांक हो गया, भिन्न हो गया और दशमलव हो गया। तो पूर्णांक जो होता है ना, तो पूर्णांक किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या में जो है ना धनात्मक ऋणात्मक शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्णांक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं कुछ संख्या रेखा पर इसको देखकर, जैसे यहाँ पे हम लोग ये दे देते हैं, ये आपका 0 हो गया और यहाँ पे 1 ले लीजिए, 2, 3, 4, ये 5, ये आपका प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और यहाँ से -1, -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -5, और ये डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि मतलब जिसमें ऋणात्मक हो, शून्य हो, धनात्मक संख्या सम्मिलित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। पूर्णांक को, ठीक है, आई से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, यदि इसको और यहाँ से इसको ले लिया जाए, यहाँ से ले लिया जाए तो ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। और इसी में यदि जीरो सम्मिलित कर दिया जाए, मतलब प्राकृत प्राकृत संख्या में या जीरो शामिल कर दिया जाए या धनात्मक संख्या में जीरो शामिल कर दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, जिसको होल नंबर बोला जाता है, जो कि आगे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आपका भिन्न आ जाता है, भिन्न भी आगे पार्ट में पढ़ेंगे, दशमलव भी हम लोग आगे पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग को ध्यान रखना है कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक में जो है ना धनात्मक ऋणात्मक और शून्य शामिल होता है ना, तो वह क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूर्णांक के बारे में आपको समझा दिए हैं। इसमें भी उसी तरह से आपका यहाँ दिया गया है कि मतलब वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक धनात्मक तथा शून्य शामिल हो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को किससे सूचित किया जाता है, जड़ या आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो जो जड़ बराबर आपका समुच्च हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस इम्फेटिक -3 -2 -1 0 1 और कितना 2 3, इस तरह से। इस तो संख्या रेखा पे आपको अभी इससे पहले हम आ, आ, सजे हुए किए थे। यहाँ पे देखिए यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। क्या हो गया आपका, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर हो गया। और इसमें यदि हम लोग शून्य शामिल कर दें, शून्य शामिल कर दें तो यही आपका जो है ना होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा, अर्थात पूर्ण संख्या हो जाएगा। और
यदि इसमें ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य शामिल करते हैं, ये देखिए आपका पॉजिटिव पूर्णांक हो गया, नेगेटिव पूर्णांक हो गया ये, और ये आपका पॉजिटिव पूर्णांक हो गया, और ये शून्य पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ठीक है ना, इंटीजर है, पूर्णांक है। अब चलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। अभी आपको बताए थे कि सभी धनात्मक संख्याओं, मतलब सभी धनात्मक संख्याओं में, संख्याओं, दो बार यहाँ पे संख्या लिखा गया है, ध्यान रखना है, संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो, शून्य को शामिल कर दिया जाए या ये समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाती है। ये आपका समुच्चय है, मतलब धनात्मक संख्या में, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, धनात्मक संख्याएं है ना, और इसमें क्या शामिल कर दिए हैं, शून्य कर दिए हैं, तो ये क्या हो गया, आपका पूर्ण, ठीक है ना, संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या को, ठीक है ना, किससे सूचित किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। अब 7 नंबर में आपका देखिए, अभी बताएं प्राकृत संख्या, और इससे पहले भी प्राकृत संख्या आपको बता चुके हैं। मतलब गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, तो अनंत तक जो है ना, वह सब क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या को एन से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, एन से, ठीक है, जैसे में 1 2 3 4 5, ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है आपका, प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखिए प्राकृत संख्याओं को 5 भागों में बांटा गया है, इसके 5 पार्ट हैं। एक आपका है सम संख्या, इवन नंबर, एक है विषम संख्या, ऑड नंबर, एक है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, एक है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, और एक है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो ध्यान रखना, आप लोग को समझना है कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य क्या है। यहाँ देखिए सम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो सम संख्या, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 दे देते हैं, और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 4 देखिए यहाँ पे, इसमें भी 2 से भाग दीजिए, ठीक है ना, और यह पूर्णतः विभाजित होता है। ध्यान रखना, सम संख्या में जब भी हम लोग किसी भी संख्या में भाग देंगे ना, तो उसका शेषफल जो होता है ना, 0 बचता है, ठीक। तो वह सम संख्या होगा, मतलब जिसमें 2 से पूर्णतः भाग, 2 से विभाजित हो जाए ना, वह सम संख्या इवन नंबर होगा। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या, अर्थात ऑड नंबर कहेंगे। जैसे में यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो शेषफल आपका कितना बचा है, 1 बचा है, मतलब यह पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यह क्या है, आपका विषम संख्या है, ठीक। इसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें, ठीक है ना, एक और स्वयं को छोड़कर बाकी संख्या से वो विभाजित हो तो भाज्य होगा, यदि विभाजित नहीं होगा तो वो भाज्य होगा, ठीक है। जैसे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे अब आपका ले लेते हैं 4, ठीक है ना। अभी अभाज्य के बारे में, अब भाज्य अभाज्य दोनों के बारे में बताएं। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और 8 ले लेते हैं, और 9 भी ले लेते हैं। ध्यान रखना है, 4 जो है, 4 इसमें एक और स्वयं से तो भाग लगता है, लेकिन अन्य संख्या से भी भाग लगता है, 2 से इसमें भाग लग जाता है ना। अब 5 में देखिए, इसमें 5 जो है ना, 5 में 1 से भाग लगता है, और स्वयं मतलब 5 से भी भाग लगता है, लेकिन अन्य संख्या से इसमें भाग नहीं लगता है, तो इसलिए यह जो है ना, यह अभाज्य संख्या हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या। 6 देखिए, जैसे यहाँ पे है, तो 6 में आप देख सकते हैं कि 6 में 2 से भाग लगता है, 3 से लगता है, और 6 से भी लगता है। मतलब है कि इसमें स्वयं एक और स्वयं से भाग लगता है, लेकिन इसके अलावा और संख्या से भी भाग लगता है, तो वह ठीक है ना, क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसके बाद 7 जो है ना, 7 7 भी जो है ना, 7 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें जो है ना, देख सकते हैं आप लोग, 7 जो है ना, आ, इसमें यदि 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं, मतलब आ, स्वयं 7 हो गया, और 1, इस सबसे यदि हम लोग, ठीक है ना,
इसको विभाजित करते हैं तो इसमें जो है ना शेषफल बच जाता है। और एक ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या में जो अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है इसका सिर्फ 2 ही होता है। जैसे 2 देख लीजिए, 2 जो है ना 2, हालांकि ये आपका ठीक है ना सम संख्या है, मतलब सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि आपको ठीक है ना सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो बोलना है 2। यदि आपको बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो आपको बोलना है 2। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है ना 2 का यदि आप गुणनखंडन फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे इसका फैक्ट तो 2 और 1 आता है। मतलब अभाज्य संख्या का जो है ना गुणनखंड जो होता है 2 ही आएगा। अब 3 भी देखिए इसका भी आप लोग निकालिएगा तो 3 का 3, इसके भी 3 और 1 निकलता है। इसके बाद आप 5 का निकालिएगा तो देख लीजिए इसका 5 का 5, मतलब 2 ही निकलता है। तो जिसका गुणनखंड 2 हो वह क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ठीक है। इसको एक विस्तार में भी थोड़ा उधर नेक्स्ट टॉपिक में हम दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 अभाज्य संख्या है। 100 अभाज्य संख्या है क्या? मतलब जिन संख्याओं का एचसीएफ जो है ना 1 हो वह क्या होगा? 100 अभाज्य संख्या होगा। जैसे यहाँ पे 3 हो गया और 5 हो गया। यदि इसका आप लोग एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ आपका कितना आएगा? 1 आएगा। तो यह संख्या क्या हो जाएगा? 100 अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा जो है ना हम लोग विस्तार से देखते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ आ गया होगा। ठीक है। तो ये देखिए उसी चीज को हम जो है ना थोड़ा विस्तार से लिखे हैं कि सम संख्या क्या है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है आपका? ठीक है, सम संख्याएं हैं। अब यदि सम संख्या की यदि पहचान की जाए तो सम संख्या है क्या, सम संख्या का हम लोग किस तरह से पहचान कर सकते हैं? तो इकाई अंक पर जो है ना 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब क्या होगा? सम संख्या हो जाएगा। अब इसके विभाज्यता का नियम देखिए, इसमें इन्हें ठीक है ना 2 से विभाजित करने पर शेषफल इसका कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। इसके गुण धर्म जो है ना दो संख्याओं का जोड़ घटा या गुना हमेशा एक सम संख्या ही होता है। सच में ठीक है ना, दो सम संख्याओं का जोड़, जैसे 2 है और इसमें 4 यदि जोड़ देते हैं तो इसका देख लीजिए 6, मतलब कहते हैं दो सम संख्या, 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, दोनों का जोड़ घटा जो होता है ना सम ही होगा। अब यहाँ पे आप इसको ठीक है ना सम में 2 घटाइए तो यहाँ देखिए कितना आएगा? जैसे 6 में 4 घटाइए कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये सब क्या है? सम संख्या है। और ये सब भी क्या है? मतलब सम संख्या घटा जोड़ गुना क्या होगा? सम संख्या ही होगा। अब जैसे यहाँ पे 2 गुना 4 करते हैं तो 8 आता है। 8 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो कहने के इससे मतलब एक पॉइंट निकलता है कि सम संख्या का जो है ना जोड़ और घटा जो है ना और गुना जो है ना क्या आएगा? सम ही आएगा। इसके बाद देखिए सम संख्या का व्यापक रूप जो है ना 2m होता है। क्या होता है? 2m होता है। और यहाँ जहाँ पे ठीक है ना m बराबर 1, 2, 3, 4 इत्यादि ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 यहाँ 1 लिए हैं तो 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2। तो देख लीजिए यहाँ पे सम संख्या, यदि यहाँ 2 ले लेते हैं m का मान तो कितना आ जाएगा? 4। 4 भी क्या है? सम संख्या है। यहाँ पे 3 ले लीजिए कितना हो गया? 6। ये भी क्या है? सम संख्या है। तो ये सब जो है ना इसका व्यापक रूप क्या है? 2m है। ठीक है। विषम संख्या और नंबर, मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। और जैसे हम यहाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 तरह जो कि पहले हम बता चुके हैं। और कहता है सबसे छोटी विषम संख्या आपका क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी विषम संख्या आपका अनंत है, मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं। और इसकी पहचान जो होता है ना 1, 3, 5, 7, 9 इसकी पहचान है। और इसका सामान्य रूप जो होता है 2m+1 या 2m कितना? -1। यदि यहाँ पे जहां आप लिख सकते हैं जहां m बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि, तो अभी देख लीजिए यहाँ पर रख कर आप देख सकते हैं 2 हो गया। m का मान यदि 1 ले लेते हैं +1 तो यहाँ पे 2 +1 3 आता है। ये आपका क्या आता है? विषम संख्या आता है।
और इसी जगह आप देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ 2 ले लीजिए, +1 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 5, ये क्या हो गया आपका विषम संख्या हो गया। ठीक है। अब इसमें यदि इसमें भी आप लोग रख कर देख सकते हैं, 2m है 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 ये देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे आप यदि 2 रख कर देख लीजिए, तो 2 दूनी 4 घटाइए तो 3, ये सब क्या आ जाता है, विषम संख्या आ जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को कि ठीक है ना, विषम संख्या जो है इसके बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थोड़ा नए हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, यहाँ प्रयास करते हैं। आप देखिए आपका जो है ना भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या के बारे में बतेबे किए हैं कि वैसी संख्या स्वयं और एक को छोड़कर बाकी संख्या से विभाजित होगा तो वह भाज्य होगा, नहीं तो अभाज्य होगा। बस इसमें वही जानेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और वे संख्या जिनका गुणनखंड, ठीक है ना, जिसका जिसका गुणनखंड 2 हो, यहाँ पे 4 होता है होगा। तो देखिए वे संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। मतलब इससे पहले भी आप लोगों को बताए थे कि ठीक है ना, सम और विषम के बारे में थोड़ा शॉर्ट में। तो सम जिसे है ना, जिसका गुणनखंडन 2 से अधिक हो, वह आपका जो है ना, वह आपका ठीक है ना, क्या होगा, भाज्य होगा। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य और यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य। ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि भाज्य का गुणनखंडन 2 से अधिक होगा और अभाज्य का गुणनखंडन दो कम से कम, इसका जो है ना अभाज्य गुणनखंडन का गुणनखंडन इसका 2 होगा और इसका 2 से अधिक होगा। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप ले सकते हैं भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए 20 ले लीजिए, तो इसका निकालिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 5, यहाँ 5, देखिए 1 2 3 4, 4 आया है। तो मतलब जो है ना, यहाँ पे 2 से अधिक है। अब अभाज्य संख्या जैसे यहाँ पे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। इसके बाद 7 के बाद आपका आ जाता है 11, 13 और 17 और कितना, 19 ले लीजिए, 23 ले लीजिए। इस सब का यदि गुणनखंडन निकालिएगा तो मात्र इस सब का गुणनखंडन कितना आएगा, मात्र 2 आएगा। तो जिसका गुणनखंडन 2 से अधिक हो भाज्य, और जिसका गुणनखंडन कम, जिसका गुणनखंडन सिर्फ कितना होना चाहिए, 2 होगा, तो वह अभाज्य होगा। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या के बारे में अभी आपको बता ही दिए कि ठीक है ना, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे में 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और जिसका गुणनखंड जो है ना कितना हो, 2 हो, वो अभाज्य होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत है, जिसका गिनती करना पॉसिबल। ठीक है ना। 5 है 100 अभाज्य संख्या अभी आपको बतेबे किए थे कि मतलब जिन दो संख्याओं का गुणनखंड जो है ना, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ शायद, हाँ एचसीएफ एक हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 9 यदि इसका एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे 5 12 है, देख लीजिए यहाँ पे, तो निकाल के देखिए, यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये आपका देखिए एचसीएफ कितना आया, 1 आया। तो ये सब जो है ना, ये सब संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इसका यदि आपको एचसीएफ निकालिएगा तो 1 निकलेगा, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 1 निकलेगा, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 1 निकलेगा, यदि इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 1, और इसका भी एचसीएफ निकालिएगा तो 1 होगा। ये सब सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे
फ्रैक्शन भिन्न क्या है? तो जिस संख्याओं को ठीक है अंश तथा हर अर्थात ए और बी के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं। अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? भिन्न कहेंगे। और ध्यान रखना है कि ठीक है ना, बी इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। अर्थात हर जो है ना, हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे में देखिए यहाँ पे भिन्न आपका दिए हैं 5/11, 2/3, 3/4, 4/11। लेकिन यहाँ पे कुछ देखना है आप लोगों को, कुछ पॉइंट है यहाँ पे। किसी का अंश कम है तो किसी का अंश ज्यादा है। तो यहाँ एक चीज को देखना, हर देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे हर आपका ज्यादा है और कहीं पे आपका ठीक है ना अंश ज्यादा है। हालांकि अंश इसमें एक भी नहीं है, लेकिन हम आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे कभी कभी आ जाता है ना इस तरह से, और कभी कभी आ जाता है, तो ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भिन्न जो है ना, भिन्न अभी बता रहे थे ना आपको, भिन्न नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो भिन्न भिन्न देखिए यहाँ पे भिन्न के भी दो पार्ट है। एक है उचित प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब जो है ना, जिसका जो है ना हर जो है ना, हर से छोटा अंश हो। अब देखिए, या जिसका हर बड़ा हो, जिसका हर बड़ा हो वह उचित भिन्न होगा, और जिसका हर छोटा हो अनुचित भिन्न होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे अ, अंश देखिए छोटा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखिएगा अंश बड़ा है। कहने का मतलब है जिसका अंश छोटा हो उचित भिन्न होगा, और जिसका ठीक है ना हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। तो यहाँ देखिए 2/3 है, 3/5, इन सब का अंश जो है ना छोटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंश जो है ना बड़ा है। तो जिसका अंश छोटा हो, अंश छोटा हो तो उचित भिन्न हो जाएगा, और जिसका अंश जो है ना बड़ा हो उसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भिन्न जो है ना उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे दशमलव। दशमलव है क्या? दशमलव होता क्या है कि मतलब जिस संख्या में दशमलव हो उसे क्या कहेंगे? दशमलव संख्या कहेंगे। ठीक है। तो जिस संख्या को दशमलव बिंदु से लगा हो उसे क्या कहेंगे? दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे में 3.0, 4.25, 12.75, ये सब क्या आपका दशमलव है। अब देखिए दशमलव को भी जो है ना दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे यहाँ पे शांत आप लोग पढ़े होंगे, शांत अशांत ये सब का, ठीक है ना। मतलब टर्मिटिंग डिसमिल और नॉन टर्मिटिंग डिसमिल, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। वह दशमलव संख्या जिसका अंत हो जाता है, मतलब किसी भी संख्या में यदि हम लोग भाग देते हैं, विभाजित उसको करते हैं, तो वह आपका जो है ना टर्मिटिंग डिसमिल हो जाएगा, शांत या अवसानी दशमलव हो जाएगा। और अशांत और अनवासनी दशमलव जो है ना नॉन टर्मिटिंग डिसमिल, वह दशमलव संख्या जिसका कभी अंत नहीं होता है। मतलब इसका यदि हम लोग इसको विभाजित करेंगे ना, अंत नहीं होगा और रिपीट मतलब होते रहेगा। इसको जो है ना आगे के टॉपिक में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, रेकरिंग के रूप में जो हो जाता है उसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखिए कुछ नोट लिखे हैं कि परिमेय संख्या शांत तभी होगा जब इसके हर के गुणनखंडन में केवल 2 या 5 या 2 5 होगा, तो वह क्या होगा? ठीक है ना, शांत होगा, अन्यथा वह अशांत होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना ये सब जो है ना अशांत या अनवासनीय दशमलव होगा। तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है कि वह दशमलव संख्या जिसका कभी अंत नहीं होता है, तो अभी बतेबे किए। हालांकि ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस पे भी देखिए यहाँ पे 1.414 मतलब रिपीट आ रहे हैं। इसमें भी देख लीजिए यहाँ पे 1.7320 फिर 08 है। इसमें क्या होता है? रिपीट होते आ रहा है। ठीक है ना। तो ये सब जो है ना ये सब क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या होगा। और ये 10/3, 2/11 क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन 10/3 जो है ना यदि आपको पूछा जाए शांत है कि अशांत, तो आपको बताना है यह अशांत है, नॉन टर्मिटिंग है। ठीक है ना।
इसके बाद देखिए हमको थोड़ा जो है ना अशांत और अनवासनीय को थोड़ा जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग को थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि वो अशांत या अनवासनीय आवृत्ति है क्या। कहता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मतलब 10/3 एग्जाम्पल जो लिए थे यहाँ पे 3.3 अर्थात इसको जो है ना 3 पर जो है ना ठीक है ना बिंदु दे सकते हैं और 3 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं, क्योंकि जो है ना यहाँ पे विभाजित करने पर जो है ना मतलब बार बार जो है ना इसका भागफल जो है ना 3 3 ही आता, मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो यह जो है ना आपका अशांत अनवासनीय आवृत्ति होगा। लेकिन ध्यान रखना है ये सब संख्याएं क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार इधर अशांत अनवासनीय नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग जो होगा ना, तो यहाँ देखिए पाई जैसे 3.141 5 9 2 7 ये सब क्या है, ये सब जो है ना, हालांकि ये सब टोटल संख्याएं जो है, ये सब टोटल संख्याएं अपरिमेय संख्या है और वो शांत भी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अशांत या अनवासनीय नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा अब इसके फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।